Good morning, student. I am Gopi Kumar Srivastava from ISSUDAMD. This is my second video of microeconomic excess demand and deficit demand. In the previous video, I already discussed about the excess demand, the reason for the excess demand, and the impact of the excess demand. Now I am discussing about deficit demand. This is the opposite of the excess demand. Whatever situation is involved in the excess demand, this show opposite direction in relation to the excess demand. So let us start. देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग कि हमारा जो डेफिसिट डिमांड है, डेफिसिट डिमांड ऑफ डेफिसिट, या आप इसको डेफिसिट डिमांड कह सकते हैं, रिफर्स टू द सिचुएशन व्हेन एडी इज लेस देन एएस. सिंपल से बात, यहाँ पे जब एडी लेस होगा किससे, एएस से. मान लीजिए आप 100 पीस गुड्स बनाए है ना, और बिका है सिर्फ 80 पीस. यहाँ पे क्या हुआ, डिमांड कम हो गया. जब डिमांड कम होगा तो बहुत दिक्कत है. आप ज़्यादा बना रहे हैं गुड्स और डिमांड कम है तो इकोनॉमी क्या होगा, अनबैलेंस हो जाएगा. दोनों बराबर हो तो सबसे अच्छा बात है ना. दोनों कम बेसी हो सकता है. तो यहाँ पे डेफिसिट डिमांड मतलब डिमांड कम होगा, सप्लाई ज़्यादा हो जाएगा. करस्पॉन्डिंग टू द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल. इसका जो डिफरेंट होगा वो डिफ्लेशनरी गैप से दिखेगा. वहाँ पे इन्फ्लेशनरी गैप हुआ करता था, यहाँ पे डिफ्लेशनरी गैप होता है. चलिए यहाँ पे आपको मैं डायग्राम के हिसाब से दिखाता हूँ. देख सकते हैं आप डायग्राम यहाँ पे. देखिए वाई हमेशा सीधा जाता है और आपका ये एडी का ये मेन लाइन है. आपको याद होगा एक्सेस डिमांड में मैंने ऊपर लाइन खींचा था और डेफिसिट डिमांड में हमें नीचे ही लाइन खींचना है. बस यही अंतर है. एक्सेस डिमांड में ऊपर, डेफिसिट डिमांड में नीचे. ये हमारा एडी का वही फॉर्मूला है, सी प्लस आई. और यहाँ हमारा ये भी जो फॉर्मूला है यहाँ पे, जैसे कि ऊपर में जब गए थे हम लोग, एडी जब बढ़ा था तो हमने डेल्टा आई को मतलब इन्वेस्टमेंट को जोड़ा था, यहाँ पे घटाना है, याद रखिएगा. जैसे मैंने आपको समझाने की कोशिश करता हूँ आपको. जैसे एडी का फॉर्मूला क्या होता है, सी प्लस आई. पर जब आपका डिमांड बढ़ेगा ना तो उसका फॉर्मूला होगा सी प्लस आई प्लस डेल्टा आई. मतलब ये डेल्टा आई इन्वेस्टमेंट के कारण डिमांड बढ़ जाता है. अगर आपका डेफिसिट डिमांड है तो वो फॉर्मूला होगा सी प्लस आई प्लस माइनस डेल्टा इन्वेस्टमेंट. माइनस क्यों होगा, क्योंकि डिमांड को घटाना है. तो इन्वेस्टमेंट घटेगा तो डिमांड भी घट जाएगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ जाएगा. जब आप प्लस कर देते हैं इन्वेस्टमेंट को तो एक्सेस डिमांड, जब माइनस कर देते हैं तो डेफिसिट डिमांड. यही बस आपको याद रखना है और आप इसे याद रखें. ये हमारा मेन लाइन, उसके नीचे गया लाइन. तो देखा जाए तो यहाँ पे डिमांड क्या हुआ, ये जो बीच का गेपिंग है वो हमारा डिफ्लेशनरी गेप दिखाएगा. ठीक है, देखिए यहाँ डिफ्लेशनरी गेप मैंने लिखा है और इस नाम भी लिख दिया है. इसका ई जी नाम है इसका. देखिए ई और जी, और ये डिफरेंट दिखाया जा रहा है. इसका डिफ्लेशनरी गेप दिखा दिया. देखिए ये हमारा पॉइंट जो है फुल एम्प्लॉयमेंट दिखा रहा है. और क्योंकि एक्सेस डिमांड में ऊपर जाता था तो यहाँ तो ऊपर जा नहीं रहा है, यहाँ पॉइंट नीचे जा रहा है. ठीक है, तो आपका ये फॉर्मूला क्लियर है. और यहाँ पे आप एस और वाई को देख सकते हैं. वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा घुमा के लिख देना है. डायग्राम में बता देना है कि इनकम कहाँ है, एस कहाँ है, ये सब तो बता सकते हैं आप. तो यहाँ पे ये भी बताना है ड्यू टू डिक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर घट गया है, मतलब डेल्टा आई घट गया है, जिसका एडी क्या गया, फॉल कर गया. एडी टू एडी वन हो गया. एडी टू एडी वन मतलब एडी घट गया. चलिए आपको दिखाते हैं एडी से एडी वन कैसे हो गया. देखिए ये एडी था, ये एडी वन हो गया, मतलब ये घट गया. ठीक है, कोई दिक्कत. घटेगा तभी एडी वन लिखेंगे, बढ़ेगा तभी एडी वन लिखेंगे. डजेंट मैटर, आप एडी जीरो नहीं कर सकते घटते समय, वन ही लिखना है. वन इंडिकेट कर रहा है न्यू एडी. न्यू एडी डिक्रीज करते हुए दिखा सकता है, इंक्रीज करते हुए दिखा सकता है. तो ये आपका हमारा थ्योरी हो गया. और इसके बाद हम लोग देखते हैं रीजन क्या है एक्सेस डेफिसिट डिमांड का. तो डिक्रीज इन द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मतलब आप कंजप्शन को कम कर दिए, मतलब लोग आप कंजप्शन कम कर रहे हैं. जब कंजप्शन कम करेंगे तो डिमांड भी क्या होगा, कम हो जाएगा. इंक्रीज इन द टैक्सेस, गवर्नमेंट टैक्स को बढ़ा देगा तो हर चीज़ का प्राइस बढ़ जाएगा तो डिमांड ऑटोमेटिक कम हो जाएगा. डिक्रीज इन द गवर्नमेंट खर्चा करना कम कर देगा तो लोगों के पास पैसा नहीं बचेगा. जब गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर सकता, गवर्नमेंट स्कूल नहीं होगा तो लोगों का खर्चा ज़्यादा होगा. ज़्यादा खर्चा होगा तो हर चीज़ का प्राइस बढ़ेगा, और हर चीज़ का प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगा क्योंकि उस चीज़ का शॉर्टेज हो जाता है. फॉल इन द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, लोगों का इन्वेस्टमेंट भी घटेगा. याद कीजिए एक्सेस डिमांड में हम लोग पढ़ते हुए दिखाए थे, जो चीज़ वहाँ पे राइज हो रहा था यहाँ फॉल होगा, जो इंक्रीज हो रहा था यहाँ डिक्रीज होगा. बस इतना याद रखना है. अगर आपने एक्सेस डिमांड पे ध्यान दिया तो आपका डेफिसिट डिमांड तैयार है. राइज इन द इम्पोर्ट, वहाँ लिखे थे फॉल इन द इम्पोर्ट, यहाँ राइज इन द इम्पोर्ट, मतलब आप इम्पोर्ट बाहर से ज़्यादा करने लगेंगे. जब बाहर से ज़्यादा गुड्स आएगा तो कंपटीशन ज़्यादा होगा, हर चीज़ का प्राइस बढ़ेगा. हर चीज़ का प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगा. फॉल इन द एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट करना कम कर दिए. जब बाहर गुड्स जाएगा तो डिमांड बढ़ेगा, कैसे, डिमांड घट जाता है. तो देख सकते हैं. अब हम लोग इम्पैक्ट पे आते हैं कि आउटपुट पे, इनकम, एम्प्लॉयमेंट पे और जनरल प्राइस पे हमारा क्या है इम्पैक्ट पड़ता है डेफिसिट डिमांड का. तो ड्यू टू द लैक ऑफ सफिशिएंट AD, there will be an increase in the inventory stock. It will force the firm to plan the lesser production for the subsequent period. यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर मान लीजिए डेफिसिट डिमांड होता है तो लोगों को डिमांड घटता है इकोनॉमी में, तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, उस समय गुड्स को बनाना बंद कर देगा, क्योंकि उनको लगेगा जब मेरा डिमांड ही नहीं है तो गुड्स को क्यों बनाया जाए.
तो वो भी गुड्स को बनाना बंद कर देंगे। अगला है इफेक्ट ऑन द एम्प्लॉयमेंट। डेफिसिट डिमांड कॉजेज इन्वॉल्वमेंट इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी ड्यू टू द फॉल इन द डिमांड प्लान आउटपुट। हमारा आउटपुट भी घटेगा, एम्प्लॉयमेंट घटेगा। यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में हमारा आउटपुट घट रहा था क्योंकि प्रोड्यूसर ने प्रोडक्शन करना बंद कर दिया। अब जब प्रोड्यूसर ने प्रोडक्शन करना बंद कर दिया तो एम्प्लॉयमेंट कहाँ से देगा? जब प्रोडक्शन ही नहीं होगा इंडस्ट्री में तो रोजगार कहाँ से मिलेगा? तो रोजगार भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगा। इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जहाँ लोग 5 जरूरत है वहाँ 10 का झूठ मूठ का इन्वॉल्व है। तो इस तरह से देखा जाए तो इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट होगा। इफेक्ट ऑन द जनरल प्राइस। डेफिसिट डिमांड कॉजेज जनरल प्राइस सेज टू द फॉल ड्यू टू लेक ऑफ डिमांड। जब किसी चीज़ का डिमांड घटता है ना तो उसका प्राइस भी घट जाता है। तो आप याद रखें यहाँ पे इफेक्ट जो है सबका इफेक्ट क्या है, एक्सेस डिमांड में इफेक्ट क्या था, डेफिसिट डिमांड में इफेक्ट क्या है। अब हमारा जो डिफरेंट है आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या डिफरेंट है एक्सेस डिमांड में और डेफिसिट डिमांड में। चलिए देखते हैं। एक्सेस डिमांड में इट रिफर्स टू द सिचुएशन व्हेन एडी इज मोर देन एएस। बस आपको इतना बताना है कि एडी और एएस से मोर है। करस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल से। चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये हमारा एएस चला गया, मतलब ये वाई भी कह सकते हैं। ये हमारा एडी चला गया। ये जो पॉइंट जहाँ कटा वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है और ये हमारा एडी है। तो जहाँ एडी एएस बराबर रहेगा उसको फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल बोलते हैं। और हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से अगर एडी ऊपर चला जाता है तो उसको एक्सेस डिमांड बोलते हैं। अगर नीचे चला जाता है तो उसको डेफिसिट डिमांड बोलते हैं। ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, ठीक ना। आप यह हमेशा याद रखिए फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल वो लेवल होता है जहाँ हमारा एएस और एडी क्या होता है, बराबर होता है। एएस एडी जहाँ बराबर हो जाएगा। देखिए मैंने पूरा ड्राइंग कर दिया, अच्छा लगा ड्राइंग करने में, कोई बात नहीं। चलिए फिर से मैं इसे दिखा देता हूँ। ये एएस हो गया, ये एडी हो गया। जहाँ ये कटेगा वो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। इस इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब ये हो गया कि फुल एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, लोग भूखे नहीं मर रहे हैं। तो यहाँ पे एएस, यहाँ पे एडी। बट एडी जब ऊपर चला जाएगा तो डिमांड बढ़ जाएगा, वो भी अच्छा बात है। पर एएस नीचे चला जाएगा तो डिमांड घट सकता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, कोई बात नहीं। चलिए हम इसे, हमारे पास ये फिर से फिगर आ गया, फोटो आ गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए तो अगला जो है हमारा यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट द सिचुएशन व्हेन एडी इज लेस देन। हमेशा याद रखना है आपको एक्सेस डिमांड में एडी एएस से ज़्यादा रहेगा और डेफिसिट डिमांड में एडी क्या होगा, एएस से कम रहेगा। बस यही करना है हमें बैठ के इस चैप्टर में, और कुछ भी करना तो है नहीं। चलिए आगे देखते हैं। इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गिव। हम लोग जानते हैं कि इन्फ्लेशनरी होगा एक्सेस डिमांड में, डिफ्लेशनरी होगा डेफिसिट डिमांड में, ये भी हम लोग जानते हैं। इक्विलिब्रियम लेवल क्या होगा, यहाँ पे इक्विलिब्रियम जो लेवल है ये फुल एम्प्लॉयमेंट दिखाता है, इंडिकेट ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट। जो फुल एम्प्लॉयमेंट था, देखिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए ये हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है ये वाला, और अगर हम डिमांड ऊपर जाता है तो ये ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट हो गया। क्या समझ में आ गया? ये अंडर एम्प्लॉयमेंट हो गया, क्या ये कम हो जाता है। तो एक बढ़ता है तो ओवर हो जाएगा, एक घटता है तो अंडर हो जाएगा। तो इसी तरह से हमारा ये जो डिफरेंट है आप इसे देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। फिर ये आउटपुट एम्प्लॉयमेंट और प्राइस में डिफरेंसेस बता रहा है, जो मैंने अभी थोड़ा देर पहले समझाया था आपको। चलिए अब हमारा आ गया टॉपिक नेक्स्ट। आखिर इस एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड को कंट्रोल कैसे किया जाए, क्या क्या तरीका है जिससे हम लोग इसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर यहाँ पे हमारा जो इस वीडियो में क्वेश्चन बनता है वो पहला क्वेश्चन बनता है व्हाट इज डेफिसिट डिमांड, व्हाट आर द रीजन फॉर द डेफिसिट डिमांड, व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑन द डेफिसिट डिमांड। दीज आर द सम क्वेश्चन एंड वन क्वेश्चन इज again another is what is deficit gap. So very important, if we discuss about excess demand, we learn about excess demand, then deficit demand will automatically make and learn. okay, ये अपने आप बन जाएगा। अगर आप एक्सेस डिमांड पे ध्यान देते हैं तो डेफिसिट डिमांड में ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ता है। फिर हम लोग अगले क्लास में जो पढ़ेंगे, अगला जो वीडियो में पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे मेजर्स टू कंट्रोल एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिट डिमांड। कि आखिर एक्सेस डिमांड जब हो रहा है तो कैसे कंट्रोल करें, डेफिसिट डिमांड जो हो रहा है उसको कैसे कम करें, क्योंकि ज़्यादा डिमांड अच्छा नहीं है और ज़्यादा डिमांड का कम होना भी अच्छा नहीं होता है। तो आप इस नोट्स को अच्छी तरीके से लिखें क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन नोट्स हैं। आपको ये सारा नोट्स लिखना चाहिए। आप कॉपी को फेयर कीजिए, आप ब्लैक पेन का यूज कीजिए हेडिंग के लिए और ब्लू पेन का यूज कीजिए इसका आंसर शीट के लिए, नोट्स के लिए। हर बात को जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया ना ब्लैक से हेडिंग, बीच बीच में कुछ को मैंने कलरफुल अपनाने की कोशिश किया है ताकि हाईलाइट कर सके। तो इन बातों पे ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। सो थैंक यू, मेक एंड राइट। थैंक यू।